बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इस कहानी की इससे पहले आप 33 किस्तें सुन चुके हैं। अब 34वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। पहले तो अचानक कंबल ऊपर आ पड़ने से दम घुटने लगता है, फिर उस पर उन परिंदों का बेतहाशा लाठियां बरसाना, चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी बाहर नहीं निकल पाती। करीबन 3-4 मिनट तक उनकी मशक़े सितम जारी रही और जब मैं मार खाते खाते अधमोहा हो गया तो वो मुझे डंडा डोली करते एक और दरवाजे से गुजार कर दूसरे अहाते में ले गए, जहां एक कतार में बहुत सी कोठरियां बनी हुई थीं। मुझे तन बदन का होश नहीं था। एक कोठरी के सामने वो आकर ठहर गए। उनमें से एक ने कोठरी का ताला खोला और मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए मुझे अंदर धकेल दिया। अब भाग कर दिखाना, उसने ताला लगाते हुए और मुझे गालियां देते हुए कहा। उनके दफा होने के करीबन 10-15 मिनट बाद 2 और कसाई नमूदार हुए। उनमें से एक ने हाथ में बड़ा सा डोल पकड़ रखा था, जबकि दूसरे ने अपने सर पर एक बड़ी सी चंगेर में रोटियां उठाई हुई थी। ओए मुसले, रोटी ले ले। यहाँ की शायद ये रवायत थी कि वो लोग परमात्मा का जिक्र भी गाली के बगैर नहीं करते थे। मैंने 24 घंटों से कुछ नहीं खाया था। भूख तो यहाँ आते ही उड़ गई थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ जहर मार करने का फैसला करके आगे बढ़ा। चंगेर वाले ने 2 फुलके सलाखों में से पहले हाथों पर फेंक दिए और आगे बढ़ गया। डोल वाले ने एक लंबी सी लकड़ी, जिसके आगे टीन की एक प्याला नुमा कुप्पी बनी हुई थी, डोल में डाली और फुलकों पर दाल नुमा कोई शय डालती। अभी मैं वहीं बैठा था कि अचानक उसने सलाखों के अंदर ही से वो डंडा मेरे सर पर दे मारा। साला नखरे करते हैं, कहते हुए वो आगे बढ़ गया। उस अचानक हमले से रोटी मेरे हाथ से नीचे जा गिरी। मेरा खून खोल उठा। जी चाहा कि किसी तरह बाहर निकलूं और उसका टैटुआ दबा दूं, लेकिन खून के घूंट पी कर रह गया कि यहाँ सिवाय सब्र व तहम्मुल के और चारा ही नहीं था। कोठड़ी के कोने में बिछे हुए एक मैले कुचैले कंबल पर जा बैठा, जिस्म फोड़े की तरह दुखने लगा था। हैरानी तो मुझे इस बात पर थी कि मेरी हड्डियां कैसे सलामत रह गई हैं। अभी वहां बैठे चंद मिनट ही गुजरे थे जब अचानक जैसे मैं लर्ज उठा। ऐसी दर्दनाक चीख थी वो, यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी को ज़बह किया जा रहा हो। उसके साथ ही पै दर पै चीखों की आवाज़ें आने लगीं। हाय ओए, ना मारो और ना मारो। और उस नोयत के दूसरे फिक्रे जो चीखों और कराहों में ढलते और सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ा रहे थे। उसका मतलब वाज़े था, मेरी नफसियाती अजियत का भी आगाज हो चुका था। ऐसी आवाज़ें जानबूझकर नए आने वालों तक पहुंचाई जाती हैं ताकि वो मुसलसल जहनी कर्ब में मुब्तला रहें। थोड़ी देर गुजरी तो एक और शख्स प्लास्टिक के एक जग में पानी लेकर आ गया। उसने सलाखों के अंदर से पानी एक दहार की शक्ल में फेंका और मैंने जानवरों की तरह ऊक में पानी पिया। अभी उसे गए चंद मिनट ही गुजरे थे, एक हवालदार उस तरफ आ निकला। ओए, तूने रोटी क्यों नहीं खाई? उसने भी गालियों का विरोध शुरू कर दिया। मुझे बाद में इल्म हुआ कि रोटी न खाने वाले को जेल और थाने में जबरदस्ती रोटी खिलाई जाती है, इसलिए कि दौरान तफ्तीश जगराता नामी सजा से बचने के लिए लोग रोटी खाना छोड़ देते थे और जेल में हड़ताल करने के लिए ये नुस्खा आजमाया जाता था। गालियां बकता हुआ वो तो दफा हो गया, लेकिन याजूज माजूज मेरे सर पर आ मुसल्लत हुए। रोटी फर्श पर देखकर वो सब बाजमात होकर गालियां बकने लगे और मुझे घसीटते हुए बाहर निकाल लिया। उसके साथ ही मेरे जिस्म पर कयामत टूटने लगी। वो वहशियों की तरह दीवाना वार मुझे मारने लगे। फिर हुक्म मिला कि जमीन से रोटी उठाकर खाऊं और जमीन पर गिरी दाल को जुबान से चाटूं। वो लोग इंसानियत की पिस्त तरीन सतह पर उतर आए थे। मैंने उससे इनकार कर दिया, जिसके साथ ही मुझ पर तशद्दुद होने लगा और बेहोश करने के बाद उन्होंने मुझे कोठड़ी में फेंक कर ताला लगा दिया। तमाम क़यामतें मुझ पर बाकायदा तफ्तीश से पहले टूट रही थीं और बाकायदा तफ्तीश का मरहला अभी बाकी था। शाम तक मैं बेहोश रहा। शाम के बाद एक डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया। अभी नहीं मरता कहकर उसने जोरदार ठोकर मुझे रसीद की और चला गया। वो क़यामत की रात थी। मुसलसल मार खाते मेरा अंग अंग टूटने लगा। यूं महसूस होता जैसे किसी ने जिस्म की तमाम हड्डियां टुकड़े टुकड़े कर दी हों। रात को ऊपर ओढ़ने के लिए कंबल दे दिया गया, जिसे मैंने फौरन ही उतार कर एक तरफ फेंक दिया। उसमें से अजीबोगरीब कीड़े बरामद होकर मेरे जिस्म में सुइयां सी चुभोने लगे थे। वो सारी रात आंखों में कट गई, क्योंकि रात को आम तौर से तफ्तीश की जाती थी और सामने बनी बैरक के ऊपर खास तौर से तफ्तीशी सेल बनाए गए थे। सारी रात मार खाकर फरियाद करने वालों की आहें और कराहें मेरे जहन पर हथौड़े बरसाती रहीं और तुलुए फजर के करीब अभी आंख लगी ही थी कि कोठड़ी के सलाखों वाले दरवाजे पर लगने वाली ज़रबात ने मुझे जगा दिया। तमाम मुल्ज़मान को उनकी कोठड़ियों के सामने जमा किया जा रहा था। मालूम हुआ नाश्ता मिलने वाला है। अभी मैं उसी शशोपंज में मुब्तला था कि नाश्ता क्या होगा कि नाश्ता देने वाले भी नजर आ गए, जिन्हें देखते ही तमाम मुल्ज़मान सुधाए हुए जानवरों की तरह जमीन पर ऊंधे लेट गए। मुझे भी उनकी देखा देखी वही पोजीशन इख्तियार करना पड़ी। उसके साथ ही हाय हाय की आवाज़ें बुलंद होने लगीं, क्योंकि तमाम मुल्ज़मों को जो यहाँ से तफ्तीश थे सुबह होते ही 5-5 लित्तर मारे जाते थे। ये लित्तर कोई मामूली किस्म के नहीं होते थे, बल्कि यूं समझिए कि चमड़े
की 2 तहों के अंदर लोहे की एक पत्री रखी होती थी जिसे लित्तर का नाम दिया जाता था। नाश्ते से फारग होकर हमें रफ़ाए हाजत के लिए ले जाया गया, जिसका तरीका इतना बेहुदा था कि कलम लिखने से कासिर है। वापसी पर हमें एक जोहड़ के किनारे पहुंचा दिया गया, जिसके किनारे पर एक बड़ा सा दरख्त था जिस पर बैठे परिंदों की गंदगी, दरख्त के पत्ते और मिट्टी वगैरह सब कुछ उसमें गिरा हुआ था और जोहड़ नुमा तालाब का पानी गुदला हो रहा था। यहाँ जानवरों की तरह ऊंधे मुंह झुककर सिर्फ कुली करने और हाथ धोने की इजाजत थी। तालाब के पानी पर झुके हुए जब मैंने वहां नजर आने वाली शक्लें देखी तो वहशत सी होने लगी। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं इंसानों में नहीं बल्कि किसी चिड़ियाघर की मखलूक के साथ मौजूद हूँ। मुसलसल अजीयतें बर्दाश्त करते करते वो लोग पागलों जैसी हरकतें करने लगते थे। खौफ के मारे उनके रंग पीले हो रहे थे। हर किसी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। जिस्म के बाल बेतहाशा बड़े हुए, मैले कुचैले जिस्म पर खून आलूद और फटे हुए चीथड़ों के साथ वो लोग जानवरों की भी कोई बदतरीन नस्ल दिखाई देते थे। अगर किसी आम मुल्जिम को सिर्फ एक मर्तबा नाश्ता और अशनान मिल जाए तो उसकी मजाल नहीं कि वो कोई बात यहाँ से छुपा कर ले जाए। अमृतसर इंटरोगेशन सेंटर सारे भारत में अपनी सफाकी और दरिंदगी के लिए मशहूर है। किसी ज़ेरे तफ्तीश मुल्जिम का मर जाना यहाँ मामूली की कार्रवाई समझी जाती है। अखबारात में इस सेंटर से मुतल्लिक ऐसी ऐसी अंतोनाक तफसीलात शाया होती कि इंसानियत खून के आंसू होती थी। तमाम इजला के चुने हुए बदमाश और सफा किस्म के तफ्तीशी अफसरान यहाँ लाए जाते और वो इंसान नुमा दरिंदे अजियत देने के ऐसे ऐसे तरीके ईजाद करते कि जिनके जिक्र ही से रूंगटे खड़े हो जाते। जिन सिपाहियों की ड्यूटी गिरफ्तार शुदगान को अजियत देने की होती उन्हें स्पेशल डाइट दी जाती थी और खुसूसी हुक्म के जरिए खाने के साथ शराब भी पिलाई जाती थी, मुबादा उनके दिल में मार खाने वालों की अहजारी रहम का शायबा पैदा न करते। मुझे मालूमात तो यहाँ के मुतल्लिक पहले ही से हासिल थी, लेकिन इस मखसूस जगह को देखने का इत्तफाक पहली मर्तबा हुआ था और उसे शनीद से कुछ ज्यादा ही बदतर पाया। हमें वापस कोठड़ियों में बंद कर दिया गया और एक मर्तबा फिर पहले की तरह खाना दिया गया। अभी मैं खाने से फारिग हुआ ही था कि गार्ड आन पहुंची। मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर वो लोग मुझे एक अकूबत खाने में ले आए जहां पत्थर की कुर्सी पड़ी थी जिस पर दोनों हाथों को जकड़ने के लिए शिकंजे मौजूद थे। इस तरह एक लंबी पत्थर की मेज पर एज़ा रसानी के मुख्तलिफ आलात रखे थे। एक कोने में टेप रिकॉर्डर रखा था, उसके साथ एक कुर्सी पर एक सिख इंस्पेक्टर बैठा था। कमरे के चारों कोनों में लाठी बरदार सिपाही खड़े थे जिनकी आंखों से खून टपक रहा था। पहली नजर में यह कमरा उस तरह का नजर आया जैसा मैंने अक्सर फिल्मों में गटापू के तफ्तीशी मराकज में देखा था। मेरी हथकड़ी खोल दी गई और मुझे अंदर धकेल कर गार्ड वालों ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं धक्का लगने से गिरा और उठ खड़ा हुआ। वहां मौजूद तमाम दरिंदे इसी असना में मुझे घूरते रहे। क्या नाम है तुम्हारा? सिख इंस्पेक्टर ने बड़ी दरश्तगी से पूछा। परवेज, मैंने उखड़ लेजे में जवाब दिया, क्योंकि मुझे अपने जहन में तैयार शुदा प्लान के मुताबिक काम करना था। तुझे अफसरों से बात करने की तमीज नहीं? कहते हुए एक सिपाही ने मेरी पिंडलियों पर लाठी मारी। उसके साथ ही चारों दरिंदे मुझ पर टूट पड़े। जब उन्होंने जी भर के अपने अरमान निकाल लिए तो वो सिख इंस्पेक्टर जो उसी असना में उस सारे तमाशे से बज़ाहिर लाताल्लुक बैठा रहा था अपनी जगह से उठा। उसने मुझे सर के बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और जोरदार घूंसा मेरे पेट में मारा। मैं सामने दीवार से जा टकराया। उससे पहले कि मैं जमीन पर गिरूं उसने दोबारा मुझे बालों से पकड़ा और जोड़ों के माहिरों की तरह उस कदर जोरदार लात मेरे पेट में रसीद की कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा पेट फट जाएगा। अजियत की एक लहर मेरी आंतों में दौड़ गई। मैंने चीखना चाहा लेकिन चीख न सका। उसी सिख इंस्पेक्टर ने मुझे धक्का देकर पत्थर की उस कुर्सी पर गिरा दिया। वो बिजली की तरह दो सिपाहियों ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथ कुर्सी के पायों से मुंसलिक शिकंजों में कस दिए। यही अमल उन्होंने मेरी टांगों के साथ दोहराया। मेरे मुंह से बामुश्किल कराहें निकल रही थीं। दर्द की ठेसें उठती तो कलेजा कटने लगता। सिपाही परे हट गए और सिख इंस्पेक्टर ने कुर्सी मेरे सामने रख ली। कहाँ के रहने वाले हो? उसने अपना खूनखार जबड़ा खोला। सियालकोट का। मैंने कराते हुए कहा, क्या करने आया था? इट लगाने आया था, सरवन ने। मेरा जवाब नामुकम्मल ही था कि वो वैश्यों की तरह उठकर मेरे गालों पर तमाचे मारने लगा। मेरा सारा मुंह खून से भर गया और कह होने लगी। तमाचे मारते मारते जब वो हाँफने लगा तो मेरे सामने दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। सच से बता, क्या करने आया था? उसने दोबारा वही सवाल दोहराया और इस मर्तबा उसके जवाब में मैंने जो कुछ किया वो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल गैर मुतवक्का था ही, मेरे लिए भी हैरान कुन था। मेरे अंदर पकने वाला नफरत और गुस्से का लावा जिसे मैंने किसी न किसी तरह दबाए रखा था फट पड़ा और मैंने पूरा जोर लगाकर उसके मुंह पर थूक दिया। मेरी इस हरकत ने उन पर जुनून तारी कर दिया। सिख इंस्पेक्टर तो फटी फटी खूनकार नजरों से मेरी तरफ देखने लगा, जबकि दूसरे सिपाही पागल कुत्तों की तरह मुझ पर पल पड़े। वो मेरे सीने और मुंह पर मुक्के मारने लगे। मैं भी दीवानावार उन पर थूकने लगा। चंद ही सेकंड के बाद मेरी गर्दन एक तरफ ढलक गई। इस मर्तबा होश में आया तो मैं किसी दूसरे कमरे में ऊंधे मुंह लेटा हुआ था। मेरे दोनों हाथ हथकड़ी के साथ
पुष्ट पर बंधे थे। एक पहरेदार बाहर मौजूद था। मुझे होश में आते देखकर वो चला गया। गालबन किसी को रिपोर्ट करने गया था। थोड़ी देर बाद एक मकरू शक्ल का डॉक्टर गार्ड के साथ कमरे में आ धमका। उसने मुझे ठोंक बजाकर मुआयना किया और एक इंजेक्शन मेरे बाजू में लगाकर दफा हो गया। कमरे की सलाखों से बाहर अंधेरा फैला हुआ था। मेरे होंठ जगह जगह से फट गए थे और कपड़ों पर जा बजा खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। पपोटों पर इतनी सोजन आ चुकी थी कि मुझे आंखें खोलने रखने में भी तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर के जाते ही कुछ और लोग अंदर घुस आए। उन्होंने मेरे हाथ खोल दिए और उनमें से एक ने मुझे पानी का गिलास भी पीने को दिया। मेरे पेट में दर्द की तेज लहरें उठ रही थीं। पानी पीने को दिल नहीं चाहता था, लेकिन बमुश्किल घूंट घूंट करके मैंने आधा गिलास अंदर अंढेला। अभी तक उन्होंने मुझे मारना शुरू नहीं किया था। उसकी वजह यह नहीं थी कि उन्हें मेरी हालत पर रहम आ रहा था, बल्कि उनकी दानिश में मेरे मरने का खतरा पैदा हो गया था। और अगर मैं मर जाता तो वो तख्ता है मश्क किसे बनाते। इस मर्तबा एक प्लेट में उन्होंने मुझे सब्जी और फुलके खाने को दिए थे। खाना उनके मैस का बना हुआ लगता था, लेकिन मैं इंतहाई कोशिश के बावजूद आधे फुलके से ज्यादा फुलका न खा पाया। वो सब मुझ पर नजरें जमाए खड़े इस बात का जायजा ले रहे थे कि कहीं मैं एक्टिंग तो नहीं कर रहा। बची कुची रोटी वो वापस उठा कर ले गए और तकरीबन 2 घंटे तक किसी ने मुझे कुछ न कहा। इस दौरान मैं अपने जिस्म से उठने वाली अजियतनाक दर्द की लहरों से पीछा छुड़ाने के लिए तसव्वुर में कहां से कहां पहुंच गया। मेरे सामने मुख्तलिफ चेहरे सवाल बन कर आते और कोई जवाब न पाकर वापस लौट जाते। माँ बाप बहन, अपना वतन, वहाँ के लोग, अपने स्कूल कॉलेज का ज़माना और पूनम, मैं जाने कहाँ कहाँ पहुँच गया। और जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ मुझे हकीकत की दुनिया में वापस लाई तो अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। बेख्तियार मेरे हाथ गालों का जायजा लेने लगे, जहाँ जलती आंखों से गर्म गर्म आंसुओं के कतरे निकल कर बह रहे थे। मुझे अपनी बुजदिली पर गुस्सा तो आया, लेकिन यह मामला दिल का था, दिल लगी का नहीं। आने वाले बुजदिल यही समझे कि मैं तकलीफ की शिद्दत से रो रहा हूँ। वो बड़े खुश हुए और मुझे धक्के देते हुए फिर उसी मिसबाह खाने में ले गए। इस मर्तबा यहाँ पहले वाले लोग नहीं थे। सिविल वर्दी में मलबूस एक आला अफसर मौजूद था और चारों कोनों में 4 दरिंदे मुझ पर नजरें गाड़े इशारे के मुंतजिर थे। बैठ जा। मेरे अंदर घुसते ही उसने पत्थर की कुर्सी की तरफ इशारा किया। तुम यहाँ ईंट लगाने आए थे? मेरे बैठते ही उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ जी। मैंने सुकून से जवाब दिया। और वो जो पकड़े गए हैं तुम्हारे रिश्तेदार? उसने भी कर्नल की तरह हवा में तीर चलाया। मेरे रिश्तेदार कभी सरहद बूर नहीं करते। मैं ही पहली बार आया और पकड़ा गया। मेरे लहजे में वही सुकून छुपा था जिसने एक मर्तबा उस अफीसर के पैर भी डगमगा दिए। तुम शायद नहीं जानते, हमें सच चुगलवाना आता है। उसने धमकी देते हुए बज़ाहिर संभाला लिया। आप मुझे जान से भी मार डालें, इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो। वो गुस्से में था। मैं खामोश रहा। वो किसी गहरी सोच में मुब्तला दिखाई दे रहा था। फिर उसने मुझे हुक्म दिया कि तमाम वाक़यात सच से बताऊं। मेरे ज़हन में एक ही बयान की महफूज शुदा टेप चल पड़ी। यह बयान टेप में रिकॉर्ड होने लगा। बयान के खात्मे पर उसने टेप का स्विच ऑफ कर दिया। इस तरह ये सच नहीं बोलेगा, उसने अपने साथियों की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। उन्होंने फौरन मेरे हाथ पांव उसी तरह बांध दिए। मेज पर लोहे की पतली पतली पेंसिलें नुमा सलाखें रखी थी। ऑफिसर ने एक दरिंदे को इशारा किया। उसने वो सलाखें उठाकर मेरे हाथ की उंगलियों में फंसाई और उन्हें जोर जोर से दबाने लगा। मार खाते खाते मेरा जिस्म बेहिस हो चुका था, लेकिन ये इस कदर अजियतनाक और तकलीफ दे सजा थी कि मेरे जिस्म का रुआं रुआं तकलीफ से फड़फड़ाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया। चिल्लाते रहो जब तक सच नहीं बोलोगे, जान नहीं छूटेगी। उसकी कहर आलूद आवाज मेरी तारीख होते हुए जहन से टकराई और मैं बेहोश हो गया। इस मरतबा मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल गई। इन 3 दिनों में मुझे नाश्ता बाकायदगी से मिलता रहा। दिन में 9 मरतबा वो कसाई डॉक्टर आता और उल्टे सीधे इंजेक्शन लगाकर चला जाता। ये सजाएं इतनी अजियतनाक थीं कि अच्छे भले बहादुरों का पित्ता पानी करके रख देती हैं। यहाँ बड़े बड़े सूरमा आते और अपने जराइम का इकरार करके चले जाते। मैं कोई बहुत ताकतवर इंसान नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर बेपाया एतकाद, अपने मिशन की सदाकत पर यकीन और मेरा अज़म समीम, ये थी वो कुव्वतें जिन्होंने मेरे नातवा जिस्म को फुलाद जैसी मजबूती अता कर दी थी। 3 रोज के बाद फिर मेरा बयान वही था। पुलिस ने मेरे 2 रिमांड लिए और 1 महीना तक उन्होंने जब अपने सारे सितम मुझ पर आजमा लिए तो जैसे उन्हें मेरे बयान पर यकीन आ गया, उन्होंने सोचा मुमकिन है सूरन सिंह ने सिर्फ नंबर बनाने के लिए ही मुझे जासूस कहकर गिरफ्तार करवा लिया और मैं हकीकत में वही हूँ जो कह रहा हूँ। तफ्तीश के खात्मे के बाद मुझे वापस उसी थाने में लाया गया और एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जिसने जुडिशियल रिमांड पर मुझे जेल भेज दिया। मेरे रुफा खान ने सरवन सिंह को यूं ही नहीं छोड़ दिया था। उन्होंने दूसरे ही रात मेरा इंतकाम ले लिया। मुझे उसी थाने में उसकी इबरतनाक मौत का वाकया सुनने को मिला था। उसे मेरे किसी पुरस्कार साथी ने रातों रात सरहद अबूर करके उसके घर समेत हैंड ग्रेनेड से उड़ा दिया था और सिवाय मेरे और किसी को इल्म नहीं था कि पुरस्कार शख्स जसमत था।
मेरा अजीम साथी जसवंत, जिसने अगले ही रोज सरवन सिंह से मेरा हिसाब चुका दिया था। सरवन की मौत ने जैसे मेरे सीने में रखी पत्थर की सिल हटा दी थी। मेरा हौसला दुचंद हो गया। जब मैं कमरा अदालत से बाहर निकला तो एक हजूम मेरा इंतजार करने के लिए वहां मौजूद था। क्योंकि भारतीय पुलिस इन दिनों किसी पागल शख्स को भी गिरफ्तार कर लेती तो उसे भी पाकिस्तानी जासूस ही मशहूर कर दिया जाता, जबकि मेरे मुतल्लक तो अखबारात ने न जाने क्या क्या अफसाने तराशे थे। नज़ारा करने वाले उसी हजूम में हमारे कारखाने का एक मुलाजिम भी शामिल था। शायद उसी इलाके का रहने वाला था। जैसे ही उसकी नज़रें मुझसे मिली, मुझ पर गोया बिजली सी गिर गई। मैंने अपनी तमाम तर कुव्वत इरादे के साथ खुद को नॉर्मल रखा और उसे ये शक न होने दिया कि मैं प्रकाश बाबू हूँ। हुआ तो यूं ही, लेकिन उसने अगले रोज जब वो काम पर गया तो प्रकाश से मेरा तज़किरा कर दिया। मैं चूंकि इतना लंबा गायब नहीं हुआ था, प्रकाश ने जब पाकिस्तानी जासूस का नाम सुना होगा तो यकीनन बेचारे के पांव तले से जमीन निकल गई होगी। लेकिन उसने लड़के को जरा शक न होने दिया और यही जाहिर किया कि मैं कहीं बाहर गया हूँ और खुद इंक्वायरी करने गुरदासपुर आ गया, जहाँ कड़ी से कड़ी मिलाता बिलाकर वो मुझ तक पहुँच गया। गुरदासपुर जेल तक मुझे थाने वाले ही छोड़ाए थे। उन्होंने ड्योढ़ी में दाखिल होते ही पाक सफाई का नारा लगाया। एक दफा तो मेरा खून खोल उठा। वो कमबख्त अभी तक मुझे जासूस बनाने पर तुले हुए थे। उस नारे के साथ ही वहां मौजूद करीबन सभी लोगों ने मुझे अंदर सियासत खाने में धकेल दिया। ये जेल का वाहिद अहाता था जहां अमूमन गैर मुल्की कैदियों को रखा जाता है और कुछ पाकिस्तानी यहाँ पहले से मौजूद थे। जेल का माहौल यकसर मुख्तलिफ था। यहाँ कम अज कम मुझे उस नफरत का सामना न करना पड़ा जो थाने और तफ्तीशी मराकज में मेरे लिए पाई जाती थी। मैंने यहाँ भी अपना तारू बतौर स्मगलर करवाया और स्मगलर को ये लोग बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, जबकि जासूस उनके लिए गाली की हैसियत रखता है। जेल के चक्कर में ले जाकर जो एक तरह से हर जेल का ऑपरेशन हेडक्वार्टर होता है, मेरे पाँव में लोहे की बेड़ी पहना दी गई। यह पहला तोहफा था जो हर नए आने वाले पाकिस्तानी को पेश किया जाता था और उस वक्त तक ये पाँव से न उतरती जब तक उसे रिहाई नसीब न होती या फिर वो मर न जाता। मुझे जेल में बंद सिख मुलजिमों ने पहनने के लिए कपड़े दिए और चाय से मेरी तवाज़े कर दी और मेरा हौसला बढ़ाया। करीबन 15-20 दिन तक तो मुझे ये इल्म ही न हो सका कि मैं कहाँ हूँ। हर वक्त ज़हन पर सोचें सवार रहती। मेरे बैरूनी जख्म तो भरने लगे थे, हाथ पर पट्टी होने लगी थी, लेकिन अंदर का घाव गहरा होता जा रहा था। जब कभी पूनम की याद आती मैं कट कर रह जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने तकदीर से समझौता कर लिया। पूनम की जुदाई ऐसा हादसा तो नहीं था, लेकिन लाशऊरी तौर पर शायद मैं शुरू ही से खुद को उस वक्त के लिए तैयार करता आ रहा था। इसीलिए ये अलमिया मैंने किसी हद तक बर्दाश्त कर लिया था। 15-20 रोज बाद जब मैं पुलिस गार्ड के साथ तारीख पर जा रहा था तो मेरी हैसियत किसी खास मुल्जिम की नहीं थी। मैं पाकिस्तानी जरूर था, लेकिन मुझसे भी गार्ड वालों ने वही रवैया अपनाया जो उन्होंने बाकी हवालातियों के साथ रवा रखा था। उन लोगों को अपना गर्विदा बनाने के लिए मैंने अपनी जीदारी के ऐसे ऐसे अफसाने घड़ दिए थे कि वो अशश कर उठे। हमें अहाता कचहरी में बिठा दिया गया, जहां हवालातियों के गिर्द उनके मिलने वालों का झमघटा लग गया था। उसी हजूम में मुझे प्रकाश का खोया खोया चेहरा नजर आया। मुझे देखते ही जैसे वो सुन्न होकर रह गया। मैंने भी गर्दन झुका ली। उसके अलावा मैं कर ही क्या सकता था। प्रकाश आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ गया। उसकी हालत देखी न जाती थी। जिस ज़हनी अजियत से वो उस वक्त दुचार था, उसके आसार उसके चेहरे से हावीदा थे। मेरे करीब आकर उसने बमुश्किल भैया कहा। उसका गला रिंध गया था। खुदा के लिए जब्त करो प्रकाश, वरना मैं बमुश्किल उससे यही कह पाया था। उसने पलट कर मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और उनसे आंसू टपक पड़ने को बेकरार थे। खुद मेरी हालत में बयान से बाहर थी, लेकिन मैं जानता था अगर हमारे किसी अमल से आपस की आशनाई साबित होगी, दुनिया की कोई ताकत कम अज कम प्रकाश और उसके घर वालों को एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने से नहीं बचा सकेगी। गार्ड के तमाम मुलाजमीन हवालातियों के वारसों से माल पानी ईंटने में लगे हुए थे और हवालाती अपने वारसों में। हमारी तरफ किसी ने ध्यान न दिया। मैंने चंद लफ्जों में प्रकाश को बता दिया कि मैं वाकई पाकिस्तानी स्मगलर हूँ। हमारा इंटरनेशनल गिरोह है और मैं भारत में उनकी आड़ में काम कर रहा था, लेकिन मेरे किसी अमल से कभी उन पर आंच नहीं आएगी। आखिर में मैंने उससे इल्तिजा की कि वो घर में किसी को मेरी असलियत न बताए। ये मुझ पर उसका बड़ा एहसान होगा। वो दीवानों की तरह टुकर टुकर मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। मेरी बात सुनकर चुपचाप उठा, शायद आंसू बहाने गया था। बेचारे ने वहाँ मौजूद कैंटीन से मेरे लिए चाय और समोसे भिजवाए। ये वहाँ मामूल की कार्रवाई थी, इसलिए किसी की उस तरफ ध्यान करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चाय खत्म होते ही मुझे तारीख के लिए आवाज पड़ी। जब मैं कमरा अदालत में दाखिल हो रहा था तो प्रकाश ने बड़ी फुर्ती से मेरी मुट्ठी में 100 के 2 नोट थमा दिए। उससे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा मैंने उन्हें छुपाने में किया। अदालती कार्रवाई से फारिग होकर जब पुलिस गार्ड मुझे वापस लिए जा रही थी तो प्रकाश मुझे एक कोने में खड़ा नजर आया। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। आने जाने वाले हैरानगी से उस पागल लड़के को देख रहे थे। शायद उसके किसी अजीज को लंबी सजा का हुक्म मिला है।
उन्होंने यही सोचा होगा, खुद मेरी क्या हालत थी, शायद दुनिया की किसी लुगत में उसे बयान करने के लिए अल्फाज न ढूंढ सकूं। जेल पहुंचकर जब मैं शाम को नमाज पढ़ने लगा तो दुआ मांगते हुए बेख्तियार रो दिया। दिल का सहारा लहू आंखों के रास्ते मैंने अल्लाह ताला के हजूर बहाकर यही इल्तिजा की कि वे इस राज को राज ही रखे और मेरे किसी अमल से उन पर कोई हर्फ न आने दे। जेल में उन पैसों की मदद से मैंने नए कपड़े और यहाँ इस्तेमाल की मुख्तलिफ चीज़ें हासिल की। करीबन एक हफ्ते के बाद एक रोज़ जब हम लोग जेल के अस्पताल में दवाइयों के बहाने जा रहे थे तो मैंने एक हवालाती को अपने लिए कोशां पाया। ये लुधियाने का एक बदमाश था जिसने मेरा नाम जानने के बाद गुड़ देने के बहाने कागज का एक टुकड़ा भी मुझे थमा दिया। ये खत प्रकाश की तरफ से था। वो तमाम खतरे मोल लेकर भी अपने रिश्ते की सदाकत आजमाने पर तुल गया था। भैया, मैं तुम्हारी बात पूरी नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर देना। अगर मैं पूनम को ना बताता तो वो मर जाती, वो अब भी मर जाएगी। मुझसे घर वालों की हालत देखी नहीं जाती। बाकी तो सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन पूनम नहीं। भैया, मैं इंसान हूँ, तुम्हारी तरह स्मगलर नहीं। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, लेकिन इस वचन के साथ कि वो अपने साथ किसी और को नहीं मारेगी। वो बहुत बहादुर लड़की है भैया, हमारी तरह बुज़दिल नहीं। उसने बड़े हौसले से सारी बात सुनी और एक आंसू तक नहीं बहाया। उसे सकता भी नहीं हुआ। अब उसने मुझसे सिर्फ एक इल्तिजा की है कि मैं एक मर्तबा उसे आपकी शक्ल दिखा दूं। ये पागल लड़की है, एकदम पागल। भैया, मैं अपनी तमाम तवानाइयाँ तुम्हारी रहाई के लिए वक्फ कर दूंगा। जो कुछ मुमकिन हुआ कर गुजरूंगा। और हाँ, इस तारीख पर तुम्हारी एक झलक देखने पूनम भी मेरे साथ आएगी। ये है तो जुल्म, लेकिन हमें रुलाया है तो कुछ हक हमें भी दो। भैया, हम अगले जन्म में तुमसे जरूर मिलेंगे। तब तुम पूनम का सामना कैसे कर पाओगे? मैं जानता हूँ तुम कातिल भी बन सकते हो, लेकिन तुम में मौजूद इंसानियत कभी नहीं मर सकती। अब भी तुम्हारा प्रकाश।